सुप्रभात। आज की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। डीएलएड 4th सेमेस्टर शांति शिक्षा एवं सतत विकास प्रकरण है स्व जागरूकता और व्यक्तित्व विकास में वातावरण का प्रभाव, सेल्फ अवेयरनेस एंड इफेक्ट ऑफ एटमॉस्फेयर इन डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी। निधि प्रवक्ता मनोविज्ञान, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान रजलामई फर्रुखाबाद। देखते हैं हम स्व जागरूकता। स्व मतलब स्वयं के बारे में, जागरूकता मतलब अवेयर होना। इन जनरल वर्ड्स हम बोलें तो खुद के बारे में ही अवेयर होना, उसको हम स्व जागरूकता कह सकते हैं। कॉमन वर्ड्स में सेल्फ अवेयरनेस, व्यक्ति अपने व्यक्तित्व के में जागरूक है। सेल्फ अवेयरनेस के गुणों के अर्थ में चेतना भ्रमित होना नहीं है। कॉन्शियसनेस किसी एनवायरनमेंट और शरीर और लाइफ स्टेज के बारे में जागरूक होना है। सेल्फ अवेयरनेस में व्यक्ति अपने कैरेक्टर, अपनी फीलिंग्स, अपने एम और अपनी इच्छाओं को जानबूझकर समझता है, उसको सेल्फ अवेयरनेस बोला गया है। रिटन फॉर्म में हम किस तरीके से लिख सकते हैं वो देखते हैं हम। स्व जागरूकता संगठित व्यक्तित्व की प्रधान विशेषता स्व जागरूकता या आत्मचेतना है। इसी विशेषता के कारण मानव को अन्य प्राणियों में सर्वोच्च स्थान मिला है। स्व जागरूकता के कारण ही व्यक्ति को अपने स्व का ध्यान रहता है। सेल्फ का ध्यान रहता है, यही बात बोलिए। इसी चेतना के कारणों से समाज में अपनी स्थिति का ज्ञान होता है। आत्मचेतना या जागरूकता उसे समाज के प्रति कर्तव्य का पालन के लिए सजग करती है। जो ये हो गया है, सेल्फ अवेयरनेस की 2 कैटेगरीज बताई गई हैं। आंतरिक स्व जागरूकता, बाह्य स्व जागरूकता, इंटरनल सेल्फ अवेयरनेस एंड एक्सटर्नल सेल्फ अवेयरनेस। मानव विकास में आत्म जागरूकता का तात्पर्य भौतिक वस्तुओं के साथ अपने शरीर के प्रति जागरूक होना। कोई भी फिजिकल चीज़ है तो उसके और अपने बॉडी के प्रति जागरूक होना। भौतिक गुणों के साथ जो अन्य वस्तुओं के साथ बातचीत कर सकता है वो सेल्फ अवेयर है। एक एग्जाम्पल टाइप हम देखते हैं। 18 महीने की एज में चिंतनशील या आत्म जागरूकता विकसित होना एक बच्चे में शुरू हो जाता है, जो कि शारीरिक जागरूकता का एक अगला चरण है, एक अलग स्टेप है, नेक्स्ट स्टेप है। और इसमें बच्चे को एक मिरर में अपने ही चित्र को पहचानना होता है, और जो बच्चा उस इमेज में अपने आप को, सेल्फ को पहचान लेता है या वो उस स्टेज में उसको नहीं पहचान पाता तो वो उस स्टेज को क्रॉस नहीं कर पाता। और जो बच्चा मिरर में अपनी इमेज को पहचान लेगा वो सेल्फ अवेयर है, अदरवाइज़ वो सेल्फ अवेयर नहीं है। एक एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं हम। 2 बेबीज़ हैं, बेबी 1 एंड बेबी 2। बेबी 1 एंड बेबी 2 आमने सामने बैठे हैं। जो बेबी 2 है उसके फेस पर कुछ लगा हुआ है। लगे हुए होने की वजह से बेबी 1 देख रहा है कि उसके फेस पर लगा हुआ है, उसे पता नहीं है कि वो दूसरा बेबी है, तो वो अपने फेस को रब करके उस गंदगी को साफ करना चाह रहा है, क्योंकि वो सेल्फ अवेयर नहीं है, क्योंकि वो ये सोचता है कि वो भी मैं ही हूँ। तो सेल्फ अवेयरनेस, ये कंटेंट क्लियर हुआ इस तरीके से आपको। स्व जागरूकता के विकास की अवस्थाएं कौन कौन सी होती हैं? कन्फ्यूज़न, भेदभाव, स्थिति, पहचान, स्थायिता, आत्मचेतना। जो हमारी फर्स्ट स्टेज है कन्फ्यूज़न। कन्फ्यूज़न में क्या है? इसमें व्यक्ति के पास जो लेवल है सेल्फ अवेयरनेस का, जो डिग्री ऑफ है, वो बिल्कुल 0 लेवल की होती है। यह व्यक्ति दर्पण या प्रतिबिंब से अनजान होता है, बिल्कुल उसे पता ही नहीं होता कि मिरर क्या चीज़ होती है। वे दर्पण को अपने एनवायरनमेंट के रूप में ही देखते हैं कि वो भी एक इमेज है तो वो किसी और की होगी, इस टाइप से वो सोचते हैं। यह प्रदर्शित किया जाता है कि जब एक वयस्क दर्पण में खुद को देखता है तो वह अपने ही प्रतिबिंब को, अपनी ही इमेज को अन्य व्यक्ति समझता है और वो डर जाता है, जो कन्फ्यूज़न वाली स्टेज है। देन सेकंड वन जो है भेदभाव, डिफ्रेंशिएशन जो होता है। व्यक्ति को पता चलता है कि जो कुछ भी उसे मतलब मिरर में दिख रहा है, जो कुछ भी दर्पण में है, मिरर में है,
वह उसके आसपास से अलग है, उससे कुछ डिफरेंट है। इस प्रकार दर्पण में जो इमेज दिख रही है वो उसमें डिफ्रेंशिएट करना सीख जाता है। ठीक है। देन थर्ड वन इज सिचुएशन, स्थिति। इस स्टेज में व्यक्ति अपने स्वयं के शरीर के भीतर क्या है माना जाता है। दर्पण पर वह मतलब जो भी जोड़कर सारी चीज़ें जानता है और एक स्थिति, एक अनुमति सतह पर आत्मविश्लेषण करता है, सेल्फ ऑब्जर्वेशन करता है। ये जो है ऑब्जर्वेशन सेल्फ अवेयरनेस की पहला संकेत होता है कि वो किस तरीके से वो जानना चाह रहा है। जहाँ दर्पण पर जो कल्पना की जा रही है वह अपने लिए की जा रही है, वह जान जाता है, सिचुएशन क्रिएट कर लेता है, सेल्फ ऑब्जर्वेशन करता है, जिसके कारण वो जान पाता है कि हाँ वो अपने लिए कल्पना करना है। फिर नेक्स्ट वन है पहचान, आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन में क्या है, इस स्टेज में खुद को पहचानने की क्षमता विशेष है। वह जो कुछ भी इमेज मिरर में देख रहा है वह अन्य व्यक्ति नहीं है, वह खुद ही है। ये आइडेंटिफिकेशन कर लिया उसने। फिर स्थायित्वता, इसमें क्या होता है, जब व्यक्ति इस स्टेज तक पहुंच जाता है तो वो वर्तमान में जो मिरर है उसकी कल्पना से बिल्कुल ही अलग हट जाता है, स्वयं को पहचान सकता है। और पहले वो जो मिरर में इमेज दिखती थी उसको वो समझ नहीं पाता था, और एक स्थायी वो सेल्फ डेवलप कर लेता, उसको वो अनुभव कर लेता, वो मतलब उसको पहचान पाया। अब लास्ट वन है सेल्फ कॉन्शियसनेस, आत्मचेतना। आत्मचेतना क्या है, आत्म जागरूकता। इस स्तर पर न केवल किसी व्यक्ति को पहले व्यक्ति के दृष्टिकोण से देखा जाता है, बल्कि यह महसूस किया जाता है कि यह किसी तीसरे व्यक्ति का दृष्टिकोण भी हो सकता है। वे समझने लगते हैं कि वे एक दूसरे के दिमाग में हो सकते हैं, जो सेल्फ अवेयरनेस है। सेल्फ अवेयरनेस के लिए एग्जाम्पल, उन्हें सार्वजनिक दृष्टिकोण से कैसा देखा जा सकता है, ये सारी बातें हो सकती हैं। ठीक है। अब हम देखते हैं व्यक्तित्व विकास में वातावरण का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ एटमॉस्फेयर एंड डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी। जो हमारे व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले फैक्टर्स हैं, क्या क्या हैं वो देखते हैं हम। वो हैं प्राणियों के विकास एवं व्यवहार पर दो मुख्य कारकों का प्रभाव पड़ता है। एक है हमारा वंशानुक्रम, हेरिडिटी। देन सेकेंड वन इज है वातावरण, एनवायरनमेंट। वंशानुक्रम क्या है देखते हैं। बालक का विकास वंशानुक्रम से उपलब्ध गुण एवं क्षमता पर निर्भर रहता है। गर्भधान के कारण ही साथ ही बालक में पैतृक कोश आरंभ हो जाता है। जब भी गर्भ धारण करते हैं तो उसमें जो फादर क्वालिटी है वो सारी डेवलप होनी स्टार्ट हो जाती हैं, तथा यहीं से बालक में बुद्धि एवं विकास की सीमाएं सुनिश्चित हो जाती हैं। यह पैतृक गुण पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होते हैं, मतलब पहले एक में फिर दूसरे में वो ट्रांसफ़र होने शुरू हो जाते हैं। बालक का जो कद है, आकृति है, बुद्धि है, कैरेक्टर है आदि सभी वंशानुक्रम पर विशेष रूप से प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट वन इज एनवायरनमेंट, वातावरण। वातावरण अर्जित व पोषण पर आधारित होता है, ये अर्जित होता है, एक्वायर्ड होता है। वातावरण बालक के विकास को प्रभावित करने वाला तत्व है। वातावरण के प्रभाव रूप व्यक्ति में अनेक विशेषताओं का विकास होता है। शैशव अवस्था से ही बालक को प्रभावित करने लगता है जो वातावरण है। वातावरण को में इन सिंपल वर्ड देखें कि तो क्या होता है हमारा एनवायरनमेंट। हम देखें तो वातावरण के लिए पर्यावरण एक एनवायरनमेंट शब्द का प्रयोग किया जाता है। साधारण बोलचाल की भाषा में हम एनवायरनमेंट ही बोलते हैं। एनवायरनमेंट से, वातावरण से तात्पर्य अगर हम उसको तोड़ कर देखें, संधि विच्छेद करके देखें तो यह शब्द परि प्लस आवरण से मिलकर बना है। परि का अर्थ होता है चारों ओर और आवरण का अर्थ होता है चारों ओर से ढकने वाला, अर्थात किसी भी व्यक्ति को चारों ओर से जो कुछ भी हो वह उसका पर्यावरण है, मतलब चारों ओर से कवर अप कर रहा है, वो उसका एनवायरनमेंट है। अब हम साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से पर्यावरण के अंतर्गत वे सभी बातें आ जाती हैं जो मानव के जीवन तथा उसके व्यक्तित्व को प्रभावित करती हैं। वातावरण का विस्तार असीमित है, कोई लिमिटेड एरिया नहीं है इसका। इसके अंतर्गत वे सभी परिस्थिति आ जाती हैं जो प्राणी को किसी भी रूप में प्रभावित करती है।
वातावरण को दो भागों में बांटा जा सकता है। कौन कौन से हैं वो दो भाग? एक है हमारा आंतरिक वातावरण और एक है बाह्य वातावरण। आंतरिक वातावरण से तात्पर्य व्यक्ति के शरीर के भीतर विद्यमान जो परिस्थितियाँ, जो भी सिचुएशन है, उसकी फीलिंग है, इमोशन है, जो भी उसके अंदर चल रही हैं, वो उसकी आंतरिक हो गई। जबकि बाह्य वातावरण से तात्पर्य घर है, परिवार है, समाज में उपलब्ध विभिन्न परिस्थितियाँ, जो भी हमारी सिचुएशंस होंगी, वो हमारी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अंतर्गत आएंगी। ठीक है। जो हमारा फर्स्ट वन है फैमिली। फैमिली हमें किस तरीके से अफेक्ट करती है? परिवार में जो विभिन्न व्यक्ति होते हैं, उनके प्रति जो इंटरेक्शन होता है व्यक्ति का, बच्चे का, जैसे जन्म से ही प्रभाव पड़ने लगता है, बच्चे के बर्थ से ही बालक जन्म से ही एक सामाजिक प्राणी होता है तथा सबसे पहले वह परिवार के संपर्क में आता है। इसीलिए परिवार की पृष्ठभूमि उसके व्यक्तित्व पर प्रभाव डालती है। जैसे परिवार के लोगों द्वारा किए जाने वाली कोई भी क्रिया होती है, जैसे मतलब लाड प्यार कर रहे हैं, किसी का ईर्ष्या कर रहे हैं, द्वेष कर रहे हैं, या फिर किसी को तिरस्कार कर रहे हैं, इस टाइप के प्रभाव बालक पर पड़ने लगते हैं। परिवार में जैसे अगर रोज़ाना लड़ाई झगड़ा हो रहा है, परिवार का जो लाइफ स्टाइल है वो बहुत ही संघर्षपूर्ण रहा है, परिवार की जो प्रवृत्तियाँ हैं, टेंडेंसीज हम लोग जो होती हैं, महत्वाकांक्षा है, रुचि है, उनका दृष्टिकोण, क्षमता, आर्थिक सामाजिक स्थिति आदि का भी बालक के व्यक्तित्व विकास में महत्वपूर्ण होता है। नेक्स्ट वन इज़ पास पड़ोस। जो है हम उसको एक्सप्लेन करते हैं। जैसे जैसे ही बच्चा का डेवलपमेंट होने लगता है, उसका सामाजिक जो दायरा है, सोशल एनवायरनमेंट जो है वो बढ़ता चला जाता है। जैसे ही वो समाज में निकलने लगेगा तो उसका क्या बोलते हैं, स्कूल है और ये सारी चीज़ों से जुड़ता चला जाता है। उनका प्रभाव बालक के व्यक्तित्व पर पड़ता है। जो सोशल रूल्स होते हैं उनको वो करना सीखता है, अनुकरण करता है, उनके द्वारा अनेक बातों को सीखता है। साथियों के साथ जो उसके फ्रेंड सर्कल हैं उनके साथ खेलने जाता है, उनके साथ अनुशासन में बात करता है, उसमें कॉन्फिडेंस लेवल आता है, लीडरशिप के कौशल आते हैं, और क्या बोलते हैं, बोलने का तरीका आता है, बहुत सारे सोशल क्वालिटीज़ आते हैं, जैसे कि अनेक गुण सीखता है वो समाज पास पड़ोस से निकल के। फिर आती है उसकी आर्थिक स्थिति, इकोनॉमिक कंडीशन। परिवार की आर्थिक स्थिति भी बालक के व्यक्तित्व के विकास पर काफ़ी प्रभाव डालती है। प्राय देखा जाता है कि जो मतलब कमज़ोर परिवार से बच्चे होते हैं, वीक फैमिली से, लोअर क्लास फैमिली से बच्चे होते हैं, उनमें क्या बोलते हैं, हीन भावना होती है आदि देखने को मिलती है। जो अपर क्लास के होंगे उनका एक स्टेटस होगा तो उनमें एक कॉन्फिडेंस लेवल भी देखने को मिलता है। इसी प्रकार से हम कह सकते हैं नेक्स्ट वन इज़ विद्यालय। विद्यालय को व्यक्तित्व विकास का एक औपचारिक केंद्र माना गया है, फॉर्मल एक सेंटर माना गया है आपके स्कूल्स को। विद्यालय में बालक द्वारा प्राप्त शैक्षिक तथा अन्य अनुभव व्यक्तित्व के विकास में सार्थक भूमिका अदा करते हैं। विद्यालय में बच्चों में जो लड़के और लड़कियां होते हैं अपना शैक्षिक, नैतिक, सामाजिक, शारीरिक, बौद्धिक, संवेगात्मक तथा मानसिक विकास करने का अवसर जो है सभी को समान दिया जाता है। स्कूल्स में जो यूनिफॉर्म बच्चों की लगाई जाती है उसके पीछे पर्पस जो है वो सभी को इक्वल दिखाने का होता है कि एनवायरनमेंट किसी का इफ़ेक्ट ना करे किसी को, कि वो इतनी अच्छी फैमिली से आता है या फिर वो इतनी लोअर फैमिली से आता है, तो वहाँ पे इक्वल तरीके के बच्चे सभी दिखाई देते हैं। लास्ट वन इज़ जनसंचार। आज के टाइम में देखने को मिल रहा है, वर्तमान समय में जनसंचार की जो भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हो गई है। रेडियो है, आपका दूरदर्शन है, पत्र पत्रिकाएँ, समाचार पत्र हैं आदि, इंटरनेट है, जो कि बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। संचार के साधन जीवन के सभी पक्षों को प्रभावित करते हैं। मानव व्यक्तित्व भी इनके प्रभाव से जो है मतलब दूर नहीं है। जनसंचार के विभिन्न साधन मानव व्यक्तित्व को प्राय अप्रोक्ष रूप से किंतु काफ़ी अधिक प्रभावित करते हैं। अब रिसेंट टाइम में भी देख लीजिए, कोविड-19 के कारण सभी लोग ये इंटरनेट के थ्रू, जो लोग मतलब अपने घर से दूर हैं तो पेरेंट्स से बात कर पा रहे हैं, उनके कांटेक्ट में हैं, न्यूज़पेपर्स के थ्रू वो सारी इन्फॉर्मेशन ले पा रहे हैं, इंटरनेट के ज़रिए वो देख पा रहे हैं कि हाँ मतलब हमारे देश की स्थिति क्या है, किस तरीके से कोविड-19 के कारण हमारा देश प्रभावित हो रहा है। थैंक यू सो मच। देन कल हम डिस्कस करते हैं
व्यक्तित्व के पंचशील गुणों के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो आप सभी लोग देख कर रखें। थैंक यू सो मच।